बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर सुमैया और आज हम फार्माकोलॉजी में जो नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ड्रग्स फॉर न्यूरोजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस होती क्या है। न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती हैं और आपको पता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन की डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। डीजनरेशन का मतलब है कि जो न्यूरॉन की एक्चुअल बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसे परफॉर्म नहीं कर सकती। तो अब अगर वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑल्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका ब्रेन का जोन सा पार्ट आपके जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा, अगर उस पार्ट के अंदर जो है वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाए तो आपके बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम ड्रग्स लेते हैं कि वो पार्ट जो कि डीजनरेशन की वजह से जो है वो ऑल्टर करे अपनी फंक्शन को, अपनी नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो भी नॉर्मल कंडीशन में रहे। ठीक है, तो हमारे पास न्यूरोजेनरेटिव ड्रग्स के अंदर बहुत सी ऐसी डिजीज आ जाती है जिनको हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्जाइमर आ जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाती है, इसके अलावा पार्किंसंस आ जाती है। तो ये डिफरेंट डिजीज हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो जनरेटिव डिजीजेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू इस तरह देती हूँ कि ये बिल्कुल हमारे पास इस तरह काम करती हैं जैसे कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली जो ड्रग्स होती हैं वो काम करती होती हैं। अब क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमिशन जो है उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह जो है वो प्री सिनेप्टिक के ऊपर जो है वो एक्शन होता है, उसके बाद उसके आयन चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, फिर वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वो सिनेप्सिस के दरमियान वो फिर आगे रिसेप्टर के पोस्ट सिनेप्टिक जो आपके पास रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर जाके अटैच होते हैं, वहाँ से आगे फर्दर जो है वो हमारे पास सेक्शन जो है वो ट्रेवल करता है। अब ये स्टेप्स के अंदर होता है, तो जब न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होना स्टार्ट होती है तो वो स्टेप्स जो है उनमें कोई ना कोई मिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये उन स्टेप्स पे जाके मुकम्मल करती हैं, यानी कि कंप्लीट करती हैं, ताकि न्यूरोट्रांसमिशन का जो आपका प्रोसेस है वो बगैर किसी ऑल्ट्रेशन के, बगैर किसी रुकावट के जो है वो परफॉर्म हो सके और आपकी बॉडी एक्शन जो है वो नॉर्मली फंक्शन हो। ठीक है, अब न्यूरोजेनरेटिव ड्रग्स जो है ना उसके अंदर हमारे पास जो दो तरह के जो है वो रिसेप्टर होते हैं। एक हमारे पास प्री सिनेप्टिकली होते हैं और दूसरे हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिकली होते हैं। तो जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास प्री सिनेप्टिकली भी एक्ट करती हैं और पोस्ट सिनेप्टिकली भी जाके एक्ट करती हैं। प्री सिनेप्टिकली एक्ट करेंगी तो क्या क्या हमारे पास चेंजेस आएंगी, और पोस्ट सिनेप्टिक अगर हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर जाके करेंगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है ड्रग्स फॉर डिजीज। अब क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ये ड्रग्स जो है वो प्री सिनेप्टिकली भी जाके एक्ट करती हैं, ठीक है, और पोस्ट सिनेप्टिकली भी जाके एक्ट करती हैं। ठीक है, अब प्री सिनेप्टिकली हमारे पास किन किन चीज़ों या किन किन स्टेप्स के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, उनमें हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, स्टोरेज, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिकली हमारे पास ये ड्रग्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको ऑल्टर कर सकती हैं, स्टोरेज उसको ऑल्टर कर सकती हैं, तीसरा हमारे पास ये है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और चौथा हमारे पास हो जाता है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, जबकि पोस्ट सिनेप्टिकली जो है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये हमारा प्री सिनेप्टिकली होता है, ये हमारा प्री होता है, ये पोस्ट होता है, इधर जो है ये 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स जो है ना ये वाले, ये हमारे पास प्री सिनेप्टिकली जो न्यूरॉन होता है उधर जाके ऑल्टर हो सकते हैं। पोस्ट सिनेप्टिकली में हमारे पास 2 ही स्टेप होते हैं, या तो एक्साइटेशन या एक्टिवेशन।
उसे ऑल्टर करती है या फिर हमारे पास ब्लॉक कर देती है उस एक्शन को या टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, हमारे पास एक्टिवेट करेगी या ब्लॉक करेगी पोस्ट सिनेप्टिकली। अब हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इसका बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किस तरह जो है वो आपके पास जो भी एक्शन पोटेंशियल होता है वो ट्रेवल करके मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल करता हुआ आता है, वो क्या करता है इन आयन चैनल्स की जो है वो ओपनिंग कराता है। ओपनिंग की वजह से हमारे पास जो भी यहाँ पे आयन होते हैं सोडियम वगैरह जो उनके एंट्रेंस कराते हैं, वो जाके जो है यहाँ पे फर्दर कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन चेंजेस करते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अटैच होता है। न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होने की वजह से अगर वो पोस्ट सिनेप्टिकली बहुत फंक्शन हो सकती है, या तो एक्टिवेशन होती है या फिर ब्लॉक होता है। तो जब ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट कराने वाले होंगे तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्टिवेट होकर आगे जाएगा। नहीं तो अगर ये हमारे पास ब्लॉक करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर होंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल जो जा रहा होगा वो रुक जाएगा और हमारे पास एक्शन जो है वो जो भी परफॉर्म हो रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो हमारे पास कम्युनिकेट करता है थ्रू द यूज ऑफ मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि जो हमारे पास एएनएस है वो हमारे पास सिर्फ यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास सिर्फ दो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से जो है वो अपने एक्शन परफॉर्म कर पाता था। ठीक है, उसमें एसिटाइलकोलिन आ जाता था और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता था। ठीक है, जबकि आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास सिर्फ टू टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जबकि ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जो टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें हमारे पास आ जाता है एसिटाइलकोलिन और इस आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। जबकि ये जो है ये इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है जिसमें गाबा आ जाता है, गैमा आ जाता है, उसके बाद ग्लाइसिन आ जाता है और भी बहुत सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी फंक्शनिंग जो है उनको परफॉर्म कराता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं ना हमारे पास मोस्टली साइनेप्सिस में। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है, जब दो न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं तो ये जो दरमियान में हमारे पास बनता है ना दैट इज साइनेप्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्टली साइनेप्सिस होते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो हमारे पास आयन कपल्ड होते हैं। आयन कपल्ड का क्या मतलब है कि आयन का इन्फ्लक्स होगा ज़्यादा होगा तो डिपेंड करता है कि अगर उस आयन के ज़्यादा होने से एक्शन ने जो है वो इन्हेंस होना है तो वो इन्हेंस हो जाएगा, अगर उस आयन के ज़्यादा होने से एक्शन ने जो है वो टर्मिनेट होना है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आयन कपल्ड का ये मतलब होता है। ठीक है, कि वो आयंस पे डिपेंडेंट होते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो उनकी फंक्शनिंग को अल्टर करती है कि आयंस जो है अगर एक मतलब हमारे पास एक आयन है फॉर एग्जांपल सोडियम आयन की ले लेते हैं, सोडियम आयन के ज़्यादा होने से अगर एक्शन ने जो है वो इनहेंस होना है तो सोडियम आयन की इन्फ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो एक्शन जो है वो इनहेंस होता जाएगा। अब हमने उस एक्शन को रोकना है तो हम सोडियम आयन की इन्फ्लक्स को जो है वो स्टॉप कर देंगे, सोडियम आयन अंदर जाना बंद हो जाएगा और उसकी वजह से एक्शन जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो रिसेप्टर्स इन मोस्ट साइनेप्सेस आर कपल्ड टू आयन चैनल्स। ठीक हो गया, ओपन चैनल्स अलाउ स्पेसिफिक आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जो हमारे पास चैनल यहाँ पे ओपन होते हैं वो स्पेसिफिक आयंस को जो है वो अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो
या हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन होती है या हाइपर पोलराइजेशन होती है। और ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास हमेशा याद रखना है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ही परफॉर्म होते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं? एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, ऐसे ही है। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में क्या फर्क आता है, क्या फर्क आता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो यहाँ पे अगर हम लोग एक्साइटेटरी लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनहिबिटरी, ठीक है। अब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि स्टिमुलेशन जो होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है। और क्या होता है कि उस स्टिमुलेशन की वजह से आयंस जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो जाके डीपोलराइजेशन करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टिमुलेशन ऑफ द, क्योंकि एक्साइटेशन कॉज करनी है तो वो हमारे पास कौन से वाले न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, स्टिमुलेशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, और कॉज आयंस दैट रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन ऑफ द cause movement of ions that results depolarization, ये बात याद रखनी है, depolarization of post synaptic membrane, ठीक है जी। जबकि इनहिबिटरी में सेम ही होता है, लेकिन स्टिमुलेशन ऑफ द inhibitory neurotransmitters cause movement of ions that results in hyperpolarization of postsynaptic membrane, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के जो है वो मैकेनिज्म होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक्साइटेटरी जो हमारे पास होते हैं ना, सिनेप्सिस होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं उनमें हमारे पास ज़्यादातर होता है ग्लूटामेट होता है और उसमें हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है। ये हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले वीक डीपोलराइजेशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लक्स ज़्यादा होता जाता है तो वो वीक डीपोलराइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी में यूज होते हैं वो हमारे पास गैमा अमाइलोब्यूटेरिक एसिड जो है वो होता है, जिसको हम लोग जो है वो गाबा भी कहते हैं और उसके अलावा ग्लाइसिन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होगा ना, तो जो हमारे पास पोटेशियम है ना उसका ईफ्लक्स हो रहा होगा। ईफ्लक्स का मतलब है कि वो वहाँ से निकल रहा होगा और क्लोराइड आयन जो है वहाँ पे एंटर हो रहा होगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी इसकी क्या कहते हैं मैकेनिज्म है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूरो जनरेटिव डिजीजेस की, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं डोपामिन की। डोपामिन जो है वो हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। वो हमारे पास ब्रेन के अंदर सबस्टेंशिया नाइग्रा जो कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है डोपामिन, ठीक है। अब डोपामिन जो है या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही हो या बिल्कुल सिरे से प्रोड्यूस ही ना हो। इन दो कंडीशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो डिजीज जनरेट होती है ना उसको हम कहते हैं पार्किंसनिज्म या पार्किंसन डिजीज। ठीक है। पार्किंसन डिजीज में जो है वो आपको मैंने बताया है क्या होता है। सेम यही होगा कि एक्शन जो है वो आपके पास जो भी वो परफॉर्म करा रहा है वो प्रॉपर्ली नहीं करवा पाएगा। अब जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है उसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए यूज हो सकती हैं, तो उसमें हमारे पास लीवोडोपा है, कार्बिडोपा है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो उसकी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। अब लीवोडोपा और कार्बिडोपा क्या करते हैं, एक्चुअली जो डोपामिन है ना वो हमारे ब्रेन के दरमियान होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये अल्लाह ताला ने जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान में एक बैरियर डाला हुआ है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, ठीक है। अब वो क्या होता है कि अगर हम लोग वैसे ही लीवोडोपा खाते हैं ना तो वो हमारे स्टमक में जाके आधी से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, ठीक है। और जब तक वो ब्रेन में पहुंचती है तो उसकी बहुत ही माइन्यूट अमाउंट पहुंच पाती है जो कि फिर उसे क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग फिर कार्बिडोपा लेते हैं सो दैट हमारे स्टमक के अंदर पहुंच के भी वो ज़्यादा डाइजेस्ट ना हो लीवोडोपा और ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस करने में भी जो है वो उसे हेल्प करती है। तो हमारे पास जो लीवोडोपा होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जैसे ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाती है तो वो लीवोडोपा से डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है और डोपामिन जो है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है और जो भी एक्शन जो है वो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हर्डल में होता है, ऑल्टर कर रहा होता है, वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेंगे। अगर हम लोग लीवोडोपा कार्बिडोपा जो भी मेडिसिन जो है वो पार्किंसन के लिए ले रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आ जाता है एनोरेक्सिया आ जाता है, यानी आपको खाना खाने को दिल नहीं करता, नोजिया वॉमिटिंग वाली फील आना स्टार्ट हो जाती है, टैकीकार्डिया हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, बीपी आपका ड्रॉप कर जाता है और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी ड्रग है वो हमारे पास है अल्जाइमर डिजीज के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सारी डिजीज जो डिजीज है इनकी मेडिसिन जो है बिल्कुल इसी तरह एक्शन परफॉर्म करती है जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, सेम वैसे एक्शन परफॉर्म करना होता है। अभी हम लोग ड्रग्स के बारे में इनके लिए लेते हैं हम ड्रग जो अल्जाइमर डिजीज के लिए वो हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं और NMDA रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं। जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं ना उनके हमारे पास साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या आते हैं कि हमारे पास ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, शेकिंग जो होती है, ठीक है। उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है और नोजिया है, डायरिया है, एनोरेक्सिया है और मायल्जिया है। मायल्जिया की कंडीशन होती है मसल पेन या फिर मसल्स के अंदर जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स के, ठीक है, यानी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास क्या डिजीज होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आपको पता है न्यूरॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीट होती है। तो माइलिन शीट की डीजनरेशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से कंडक्शन जो है ब्रेन के अंदर वो ऑल्टर करना स्टार्ट कर देती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड डीजनरेशन ऑफ द माइलिन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन की जो है वो ऑल्टर करना स्टार्ट कर देती है। अब इस क्या कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनमें हमारे पास इंटरफेरॉन बीटा 1A एंड इंटरफेरॉन बीटा 1B ये दो हमारे पास ड्रग जो है हम उनको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लैटिनमर है, उसके अलावा फिंगोलिमोड है, उसके अलावा हमारे पास
मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये ड्रग्स जो है वो अब डीमाइलिनेशन को दोबारा माइलिनेशन के अंदर तो कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये फर्दर न्यूरॉन्स के ऊपर से जो माइलिन होता है उसको डीजनरेट होने से प्रिवेंट करती हैं कि जितना डैमेज हो गया है चले वो तो रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन फर्दर डैमेज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये आपकी जो है वो न्यूरॉन्स डीजनरेटिव जो डिजीजेज हैं उनकी जो ड्रग्स थी वो है। आपका ये जो है वो यूनिट जो है ये वाला वो है यूनिट 3, और नेक्स्ट हम लोगों ने इंशाल्लाह हिप्नोटिक ड्रग्स जो है उसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो भी हम लोगों ने करने कवर, और आपका फिर उसके बाद एक और यूनिट है वो रह गया, और उसके बाद आपका सिलेबस जो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर और मल्टीपल